स्टोरी की शुरुआत में हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से थक चुका होता है, जिस पर कोई उससे पूछता है कि वो क्या कर रहा है और उसे जल्दी करने को कहता है ताकि लॉर्ड आर्थर पर लगे कर्स को स्टील किया जा सके। यह सुनकर वो कहता है कि वो अभी इसी वक्त कर्स स्टील करेगा और फिर वो अपना मैजिक यूज करना शुरू करता है। इस बेचारे का नाम क्रैश वॉल होता है जो रिवील करता है कि वो सबसे स्ट्रॉन्ग फैमिली लाइन में पैदा होने के बावजूद एक फेलियर है। इसके बाद वो आखिरकार अपनी स्किल कास्टिंग पूरी करता है और आर्थर पर लगे कर्स को तोड़ने के लिए अपनी टेक्निक ब्लैक हुड अनलीश करता है, जिस पर अचानक से कर्स चकनाचूर हो जाता है। यह टेक्निक खास तौर पर दूसरों से कर्स स्टील करने के लिए डिजाइन की गई होती है, जिस पर क्रैश सारी नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर अब्सॉर्ब करता चला जाता है और फिर रिवील होता है कि वो ब्लू स्काई जनरेशन का एक हीरो है। आर्थर के कर्स से फ्री होते ही उसके एलाइज दौड़कर उसे पोषण देने लगते हैं, जबकि क्रैश वहीं जमीन पर पूरी तरह से टूटा हुआ पड़ा रहता है। इसके बाद आर्थर आसमान की तरफ देखता है और ऊपर उड़ते हुए एक स्केलेटल नाइट को स्पॉट करता है, जो देखकर स्कल नीचे ग्रुप की तरफ घूरता है और फाइट के लिए रेडी होता है, जिस पर बिना एक सेकंड वेस्ट किए वो मॉन्स्टर एक फायरबॉल फेंकता है और पूरा माउंटेन ऑब्लिटरेट हो जाता है। यह देखकर आर्थर सोचने लगता है कि क्या वो इतने कम लोगों के साथ सच में डेज के ब्लू नाइट से फाइट करने जा रहे हैं। फिर वो अपनी सोर्ड जमीन पर फेंक देता है और कहता है कि जीतना इम्पॉसिबल है। सिचुएशन को देखते हुए वो अपने कंपेनियंस साइग्रॉन, आबेला और मैरी को अपने साथ आने के लिए बुलाता है। इसके बाद जैसे ही गर्ल्स लॉर्ड आर्थर को हक करती है, जो हर चीज से हार मान चुका लगता है, हमारा प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाता है और आर्थर से पूछता है कि वो आखिर कर क्या रहा है, जिसके जवाब में आर्थर बस इतना कहता है कि वो अब भी सब कुछ खत्म करने जा रहा है। यह सुनकर क्रैश को लगता है कि दुनिया की आखिरी होप भी खत्म हो चुकी है और अब सिर्फ रूइन बाकी है। वो इस बात पर फ्यूरियस हो जाता है कि उसका कंपेनियन इतनी आसानी से फाइट छोड़ रहा है और सोचता है कि क्या हीरो को यह भी आइडिया है कि यहाँ तक पहुंचने के लिए कितने सैक्रिफाइसेस किए गए हैं। क्रैश फिर कहता है कि जब आर्थर लड़कियों के पीछे घूम रहा था तब कितने लोग अपनी जान गंवा चुके थे। उसी पल एक गर्ल क्रैश को चुप रहने को कहती है। यह साइग्रोनिया होती है, एम्पायर की थर्ड प्रिंसेस, जो आर्थर का डिफेंस करती है और कहती है कि उसने अपना बेस्ट दिया है। वो हमारे प्रोटैगोनिस्ट को ट्रैश तक कह देती है, जो सिर्फ स्टील करना जानता है, और उसे आर्थर को लेक्चर देने की हिम्मत न करने को कहती है। यह सुनकर हमारा प्रोटैगनिस्ट शॉक्ड रह जाता है और ट्रैश कहे जाने पर उसे गुस्सा आ जाता है। फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और पूछता है कि उन्होंने उस इंसान से ऐसा कहने की हिम्मत कैसे की जिसने उनकी जान इतनी बार बचाई है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि अगर उसकी एबिलिटी नहीं होती तो वो यहाँ तक कभी पहुंच ही नहीं पाते, और फिर वो सबकी मेमोरी रिफ्रेश करने का ऑफर देता है, जिसकी शुरुआत वो अबेला से करता है। अबेला मैजिक टावर की एक पहला होती है, जिसे ब्लू स्काई जनरेशन की रेड विच भी कहा जाता है। क्रैश उसे याद दिलाता है कि अगर वो बोल नहीं सकती तो मैजिक यूज ही नहीं कर पाती। फिर भी उसने न जाने कितनी बार उससे अपने कर्स स्टील करने को कहा है। वो यह भी याद करता है कि जब वो खुद उसके कर्स की वजह से सफरिंग में था तब एबेला ने उस पर अटैक कर दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पेन किलर्स लेने गया था। और तब भी और अब भी सबको नीचा दिखाने वाला उसका एटीट्यूड जरा भी नहीं बदला है। इसके बाद वो एम्पायर की स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीयर मेरी डियाना फेन की तरफ ध्यान करता है। वो उसे एक ब्रेनलेस इडियट बताता है जो हर कर्स में फंस जाती है और फिर रोते हुए उससे उन्हें स्टील करने की भीख मांगती रहती है। फिर वो उस प्रिंसेस की बात करता है जिसने अपने सेवियर को ट्रैश कहा, जबकि उसने उसके लिए अपनी आंखें तक सैक्रिफाइस करती थी। वो सिगरन की तरफ मुड़कर पूछता है कि क्या उसे आइडिया है कि उसकी मदद करते वक्त उसे कैसा फील हुआ था। क्रैश याद करता है कि अकेडमी में सिर्फ स्टारलैंड किंगडम फैक्शन से होने की वजह से सिग्रेन उसे तंग करती थी, जिस पर उसे कई बार पीटा गया और लोग उसे ऐसा फेलियर कहते थे जो फाइट बैक तक नहीं कर सकता। लोग यहाँ तक डाउट करते थे कि वो रियल वॉलहाइम है भी या नहीं। फिर भी क्रैश ने सब कुछ एंड्योर किया और उसकी आंखें हील की। वो रिवील करता है कि उसने ये सब इसलिए सहा क्योंकि सिगुन ब्लू स्काई जनरेशन की मेंबर थी, जो दुनिया को बचाने की आखिरी होप थी, और जहां वो एक हीरो थी वहीं वो खुद को किंगडम के लिए एक डिस्ग्रेस मानता था, एक ऐसा फेलियर जिसमें लड़ने का कोई टैलेंट ही नहीं था। इसी वजह से हमारा प्रोटैगनिस्ट सवाल करता है कि इतने टाइम तक उनकी सारी मेस साफ करने का आखिर पॉइंट क्या था। वो कहता है कि किसी और के साथ शायद ये पॉसिबल नहीं होता, लेकिन
लेकिन आर्थर के होते हुए उन्हें दुनिया बचा लेनी चाहिए थी। फिर उसे वो मोमेंट याद आता है जब उसने आर्थर को पहली बार देखा था और उसे एडमायर किया था, यह जानते हुए भी कि वो उन फूल्स को लीड कर रहा है। क्रैश ने उसे ब्लू स्काई जनरेशन की फ्रंट लाइंस पर देखा था और उसी पल उसने डिसाइड किया था कि वो हमेशा उसके साइड रहेगा। प्रेजेंट में वापस आकर वो आर्थर से पूछता है कि वो इतनी आसानी से हार क्यों मान रहा है, जिसके जवाब में हीरो कहता है कि अब वो सच बता सकता है और यह भी कहता है कि अब बात करना सेफ है क्योंकि दुनिया पहले ही खत्म हो चुकी है। फिर वो रिवील करता है कि वो सब कुछ शुरुआत से दोबारा शुरू करने जा रहा है। यह सुनकर हमारा प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह स्टन्ड रह जाता है। आर्थर कंफर्म करता है कि यह पहली बार नहीं है जब उसने दुनिया का डिस्ट्रक्शन देखा है और उसकी स्पेशल एबिलिटी का नाम रिग्रेशन है। यह सुनकर क्रैश पूरी तरह जॉ ड्रॉप्ड रह जाता है। हीरो आगे एक्सप्लेन करता है कि उसने एक मेमोरी इनहेरिटेंस टेक्निक हासिल की है जिससे तीनों गर्ल्स भी अपनी मेमोरीज के साथ रिग्रेस कर सकती है। क्रैश ये सब प्रोसेस करता है और रियलाइज करता है कि अगर सब लोग अपने एक्सपीरियंस के साथ दोबारा शुरू करें तो अगली लाइफ में डिस्ट्रक्शन रोकने की प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाती है और यही आर्थर का प्लान था। फिर आर्थर डिक्लेयर करता है कि वो सिर्फ 3 गर्ल्स के साथ शुरुआत से सब कुछ फिर से शुरू करेगा। यह सुनकर हमारा प्रोटैगनिस्ट शॉक में पूछता है कि उसका क्या होगा, जिस पर आर्थर हल्की सी स्माइल करता है और कहता है द क्रश इज नो लॉन्गर नीडेड। उस पल हमारा प्रोटैगनिस्ट यकीन नहीं कर पाता कि उसने अभी क्या सुना है। आर्थर एक्सप्लेन करता है कि क्रैश की ब्लैक हुड एबिलिटी यूजफुल थी क्योंकि उससे वो पावरफुल कर्सेस स्टील कर पाते थे जिन्हें तोड़ना इम्पॉसिबल था। लेकिन वो सवाल करता है कि क्रश के साथ रिग्रेस करने का क्या पॉइंट है जब उसका बॉडी और माइंड पूरी तरह से ब्रोकन है। इसलिए आर्थर कहता है कि नेक्स्ट लाइफ में उसका एक नया क्लीन वर्जन लेना ज्यादा एफिशिएंट रहेगा। तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि उसे शुरू से ही एक डिस्पोजेबल आइटम की तरह यूज किया गया था। आर्थर ने उसे डिस्कार्ड करने का प्लान पहले से बना रखा था। हीरो ठंडे लहजे में यह भी कहता है कि चिंता मत करो, वो उसे नेक्स्ट लाइफ में भी यूज करेगा और उसके बाद वाली में भी। फिर वो गुड बाय कहता है और बोलता है कि वो फिर मिलेंगे। आर्थर और गर्ल्स फेड होने लगते हैं और हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे रुकने के लिए कहने की कोशिश करता है, हाथ बढ़ाते हुए। उसे लगता है कि वो ये सब पहले से जानता था। वो सोचता है कि अगर आर्थर ने उसे रियल कंपेनियन माना होता तो वो कभी दूसरों को उसे इग्नोर और मिसट्रीट करने नहीं देता। बेबस होकर वो आर्थर से चिल्लाकर कहता है कि उसे भी अपने साथ ले चले। इस बीच उसकी अक्यूमुलेटेड कॉन्शियसनेस धीरे धीरे फेड होने लगती है। उसे रियलाइज होता है कि इस रेट पर तो दुनिया खत्म होने से पहले ही उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। इस सिचुएशन में वो डिसाइड करता है कि वो चीजों को ऐसे खत्म नहीं होने देगा। रिवील होता है कि उसकी ब्लैक हुड एबिलिटी सिर्फ कर्स स्टील ही नहीं करती बल्कि दूसरों की स्किल्स पर भी इफेक्टिव है क्योंकि वो बेहद डिफिकल्ट है। उसने कभी आर्थर पर इसे ट्राई नहीं किया था लेकिन अब रिस्क लेना वर्थ इट लगता है और फिर वो अपनी टेक्निक एक्टिवेट करता है। उसका टारगेट आर्थर होता है जो रिग्रेशन के बीच में होता है। तभी एक जायंट शैडोई हैंड हीरो की तरफ बढ़ती है और हमारा प्रोटैगनिस्ट हैरान रह जाता है। टाक आर्थर की स्किल को एब्सॉर्ब करने लगती है। इसके साथ ही टेक्निक सक्सेसफुली क्रश के हाथ में ट्रांसफर होती दिखती है। हीरो शॉक होकर पूछता है कि क्या क्रैश ने अब भी हार नहीं मानी है। द यंग मैन फिर रिवील करता है कि आर्थर अब तक काउंटलेस डिस्ट्रक्शंस एक्सपीरियंस कर चुका है, जिस पर वो बताता है कि हर सिंगल टाइम उसे एक मरती हुई दुनिया में पीछे छोड़ दिया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो यूजलेस बन चुका होता है। यह सोचते हुए कि उसने यह सेम डिस्पेयर कितनी बार फील किया होगा। इसके बाद वो वार्न करता है कि इस बार आर्थर की बारी है पीछे छूटने की। यह सुनकर हीरो सोचता है कि क्या ये यंग मैन आखिरकार अपना दिमाग खो चुका है, जिस पर हमारा प्रोटैगनिस्ट बस हल्की सी स्माइल देता है और कहता है कि शायद आर्थर सही है। फिर वो हीरो को याद दिलाता है कि दुनिया रूइन के लिए डेस्टिन्ड है। यह बात खुद आर्थर ने कही थी, जिस पर आर्थर रियलाइज करता है कि क्रैश उसकी रिग्रेशन स्किल यूज कर रहा है और वो पूरी तरह बिविल्डर्ड हो जाता है। हीरो को यकीन ही नहीं होता कि यह सब क्या हो रहा है। तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट डिक्लेयर करता है कि अगली दुनिया को बचाने वाला अब वही होगा। इसके बाद सब कुछ धीरे धीरे ब्राइट होने लगता है और थोड़ा थोड़ा करके वो जागने लगता है और अचानक उसकी आंखें फिर से खुल जाती हैं, जिससे पता चलता है कि रिग्रेशन काम कर चुका है। भले ही उसका बॉडी छोटा है लेकिन उसकी सारी मेमोरीज इंटैक्ट रहती है। यह फील करते ही वो चारों तरफ देखता है और समझने की कोशिश करता है कि क्या हुआ है, जिस पर उसे एहसास होता है कि वो जगह उसे बहुत अच्छे से जानता है क्योंकि ये वही घर है जहां वो बचपन में रहता था। तभी एक नोटिफिकेशन उसे बताता है कि रिग्रेशन कंप्लीट हो चुका है और क्रैश वॉलहाइम अब 13 साल का है। इसके बाद हमें वर्ल्ड इरोजन के बारे में एक्सप्लेन किया
किया जाता है, जो एक ऐसा फिनोमिनन है जहां दुनिया किसी और डायमेंशन से लिटरली कोरोड होने लगती है, जिसके चलते एनवायरनमेंट ट्रांसफॉर्म होने लगता है और इरोजन स्पीसीज नाम के क्रीचर्स उस एरिया में इन्वेड कर देते हैं। इन क्रीचर्स में कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ह्यूमंस जैसे दिखते हैं और यही सबसे डेंजरस होते हैं, क्योंकि यही यूजुअली बाकी मॉन्स्टर्स को अटैक में लीड करते हैं। इन्हें वर्ल्ड इरोडर्स कहा जाता है, जिस पर जैसे ही कोई वर्ल्ड इरोडर किसी सिटी में दिखाई देता है, वहां टोटल केओस मच जाता है। लोग इधर उधर भागते हैं और नाइटली ऑर्डर से हेल्प मांगते हैं, और तभी वो लोग सामने आते हैं जो वर्ल्ड इरोजन के खिलाफ फाइट करते हैं अपने वेपन्स और मैजिक के साथ। वो कॉम्बैट के लिए तैयार होते हैं और इसी के साथ इरोडर्स के खिलाफ बैटल शुरू हो जाती है। इन हीरोज को ब्लू स्काई जेनरेशन कहा जाता है और हमारा प्रोटैगनिस्ट याद करता है कि वो भी कभी उनमें से एक था। असल में उसने इस जेनरेशन को ज्वाइन सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि उसका बॉडी कर्सेस सील कर सकता था, लेकिन एंड में उसे कर्सेस के लिए लाइटनिंग रॉड की तरह ट्रीट किया गया और उसके कंपेनियंस ने उसे बिट्रे किया, जिससे उसकी लाइफ पूरी तरह मिजरेबल बन गई। इस भयानक मेमोरी के बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने बेड पर हड़बड़ा कर उठ जाता है। फिर वो चारों तरफ देखता है और सोचता है कि वो कहाँ है, लेकिन जल्दी ही पहचान लेता है कि यह उसका पुराना रूम है। वो कंफ्यूज्ड हो जाता है क्योंकि कुछ पल पहले ही वो डेड विंटर में था और अब यहाँ इतनी गर्मी है कि उसे पसीना आ रहा है। इसके बाद वो रियलाइज करता है कि वो एज्योर पाइन मैंशन में है, वही जगह जहां वो बचपन में रहता था। ये समझते ही उसे साफ हो जाता है कि आर्थर पर ब्लैक हुड यूज करने वाला उसका फाइनल गैम्बल सच में काम कर गया है और उसने फॉर्मर हीरो से रिग्रेशन स्किल स्टील कर ली। ये सोचकर हमारा प्रोटैगनिस्ट हंस पड़ता है। उसे खुद यकीन नहीं होता कि ये सब सच में हुआ है, लेकिन फिर वो सोचता है कि आखिर उसने टेक्निक स्टील कैसे की। उसे पता है कि ज्यादातर लोग मानते हैं कि ब्लैक हुड एक ऐसी स्किल है जिसे बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के फ्रीली यूज किया जा सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि इसमें एक बहुत स्पेसिफिक फ्लॉ है। ब्लैक हुड से किसी टारगेट को स्टील करने के लिए उसे एक लॉक अनलॉक करना पड़ता है, जो स्किल एक्टिवेट होते ही जनरेट हो जाता है। ये लॉक उस वैल्यू पर बेस्ड होता है जो ओनर अपने टारगेट को देता है, चाहे वो रोड साइड से उठाया गया एक पत्थर ही क्यों ना हो। अगर ओनर उसे प्रेशियस मानता है तो लॉक अनलॉक करना अब्सर्डली डिफिकल्ट हो जाता है। इसी वजह से ओपोनेंट जिन चीजों को वैल्यूएबल मानता है, जैसे उसकी स्किल्स, उन्हें स्टील करना एक्सपोनेंशियली ज्यादा हार्ड हो जाता है। वह कंक्लूड करता है कि जितनी ज्यादा वैल्यू उतनी ज्यादा कंडीशंस चाहिए होती है और डिफिकल्टी बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी। उसी वक्त वो आर्थर के बारे में सोचता है और वंडर करता है कि उस समय उसके साथ क्या चल रहा था, क्योंकि उसे याद है कि ब्लैक हुड एक्टिवेट हुआ था लेकिन उसे कोई लॉक दिखाई नहीं दिया था। लॉक की एब्सेंस उसे इस बात पर बिलीव करने पर मजबूर करती है कि आर्थर खुद रिग्रेशन स्किल से छुटकारा पाना चाहता था। यह सोचकर वो शॉक्ड रह जाता है कि हीरोज का महान किंग इतनी पावरफुल एबिलिटी को फेंकना चाहता था। तभी उसे याद आता है कि आर्थर कभी कभी पूरी तरह एग्जॉस्टेड एक्सप्रेशन दिखाता था और ऐसा बिहेव करता था जैसे वो बस मैकेनिकली आगे बढ़ रहा हो। अगर वो बार बार एक डूम्ड वर्ल्ड को अकेले रिपीट कर रहा था तो उसका सैनिटी बच पाना इम्पॉसिबल था। आर्थर के लिए रिग्रेशन एक कर्स से अलग कुछ भी नहीं था। इसी वजह से उसने प्लान किया कि वो अपनी मेमोरीज तीनों गर्ल्स को पास करते और इस बार उनके साथ रिग्रेस करे। हमारे प्रोटैगनिस्ट को इक्वेशन से बाहर रखते हुए ब्लैक हुड से स्किल स्टील हो जाना बस एक ही बात कंफर्म करता है, जो आर्थर वो जानता था, उसने रेजिगेशन एबिलिटी खो दी थी और वो डिस्ट्रक्शन के कगार पर खड़ी दुनिया में पीछे छूट गया था, जहां डाइस के ब्लू नाइट की मीटियर शावर से टक्कर हुई थी। मतलब अब वो गॉन है। फिर हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसने वही एबिलिटी ले ली जिसे आर्थर इतनी बुरी तरह फेंकना चाहता था और इसके लिए आर्थर को उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। यह सोचते हुए वो एक बिटर लफुंग करता है और याद करता है कि कैसे उसे हमेशा ग्रुप से अलग रखा गया और जैसे कर्स अब्सॉर्ब करना कोई नॉर्मल बात हो, ऐसा बिहेव किया गया बिना ये केयर किए कि सामने खड़ा कंपेनियन कितनी सफरिंग में है। उसे उस वक्त का डिस्पेयर और पेन याद आता है। रिवेंज से भरी नजरों के साथ वो कहता है कि आर्थर इसके लायक था और उसे पीस ऑफ ट्रैश कहता है। प्रेजेंट में एज्योर पाइन मैंशन के हॉलवे में बाहर जाने से पहले वो मिरर में खुद को देखता है और नोटिस करता है कि वो कितना छोटा है। वो करीब 10 साल का लगता है और शॉर्ट होने के बावजूद उसका बॉडी डिसेंट मस्कुलर है। ये फिजिक रोज सोर्ड स्विंग करने का रिजल्ट है ताकि वो वॉलम फैमिली में सरवाइव कर सके, जो स्टारलैंड किंगडम की स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल हाउस है। यह देखकर वो डिड्यूस करता है कि अगर वो एज्योर पाइन मैंशन में है तो यह उसके 10 साल की उम्र में हुए ट्रायल सेरेमनी के ठीक बाद का टाइम होना चाहिए। वॉल फैमिली की यह सेरेमनी अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करने और यह जानने के लिए होती है कि कौन सा गॉड कॉन्ट्रैक्ट करेगा और कौन सी स्किल मिलेगी। कॉन्ट्रैक्टर जितना एक्सीलेंट होता है, गॉड का रैंक उतना ही हाई होता है। इसी वजह से वॉलहाइम फैमिली की डायरेक्ट
डायरेक्ट लाइन को हमेशा वैल्यू दी जाती रही है। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट एक सोल एक्सेप्शन था। जन्म से ही उसमें कोई मार्शल टैलेंट नहीं था और इसीलिए किसी गॉड ने उसे चूज नहीं किया। थोड़े समय बाद उसे मेन हाउस से एक्सपेल कर दिया गया और एज्योर पाइन मैंशन भेज दिया गया, जहां फैमिली के सारे फेलियर्स भेजे जाते हैं। और अब वॉलहाइम फैमिली का सबसे बड़ा फेलियर सिर्फ वही जानता है कि दुनिया का अंत कैसे होने वाला है। एक ऐसा एंड जिसे ब्लू स्काई जेनरेशन भी रोक नहीं पाई थी। खिड़की से बाहर देखते हुए वो सोचता है कि क्या वो दुनिया के अंत को रोक पाएगा। तभी उसे आने वाले डिस्ट्रक्शन का विजन दिखता है। लेकिन एक पल की वीकनेस के बाद वो अपनी मुट्ठी कस लेता है और खुद से कहता है कि कंप्लेन करने का टाइम नहीं है, क्योंकि यह सवाल नहीं है कि वो कर सकता है या नहीं, बल्कि यह जरूरी है कि उसे दुनिया का अंत रोकना ही होगा। अगर दुनिया डिस्ट्रॉय हुई तो वो भी उसके साथ खत्म हो जाएगा। यह सोचकर वो खुद को डिटर्मिनेशन से भर लेता है, क्योंकि अब कोई और ऑप्शन नहीं बचा है। उसी वक्त वो डिस्ट्रक्शन रोकने के पहले स्टेप के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी किसी के आने से उसकी सोच टूट जाती है। एक बटलर सामने आता है और उसे यंग मास्टर कहकर बुलाता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे पहचान लेता है। यह अरियादो होता है और वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि इस पॉइंट पर तो वो जिंदा था ही नहीं। ये मैंशन का इकलौता बटलर था और वही एक इंसान था जो फेलियर होने के बावजूद उसका ख्याल रखता था। लेकिन तभी उसे याद आता है कि यही वही बटलर था जिसने उसे उसके ब्रदर का पॉइजन दिया था और जिसे उसने यह भी पूछा था कि वो इसे कब यूज करने वाला है। यही वो आदमी था जिसने उसे 14 की उम्र में पॉइजन पिलाया था और उसे उसकी लाइफ की पहली बिट्रेयल का मतलब सिखाया था। और फिर हमें एक ब्रीफ ग्लिम्स दिखता है जहां एक गर्ल अपनी पूरी ताकत से फाइट करती नजर आती है। वो एक ऑडियंस के सामने एक जायंट मॉन्स्टर पर जोरदार अटैक करती है, जिस पर उसका ब्लो इतना पावरफुल होता है कि मॉन्स्टर वहीं ढेर होता दिखता है। यह देखकर क्राउड पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है और दो लोग आपस में कमेंट करते हैं कि यह लड़की सिर्फ 15 साल की है, फिर भी नाइट उसके पास तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। यह लड़की चार्लोट वॉल होती है, जो हमारे प्रोटैगनिस्ट की बड़ी हाफ सिस्टर है, और उसका बोर्ड सा लुक देखकर साफ समझ आता है कि सोर्ड सेंट जैसा निकनेम मजाक में नहीं मिला है। वहीं आसपास बैठे कुछ नोबल्स कहते हैं कि वो ऐसा टैलेंट है जो 1000 साल में एक बार दिखाई देता है और इसी वजह से फैमिली हेड उससे बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रखता है। वहीं बैठा होता है बारोन वॉल, क्रैश का बड़ा हाफ ब्रदर, जो दूसरों को यह कहते सुनता है कि एक नया जीनियस पैदा हो चुका है और अब फैमिली को रूइन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर प्योर हेट्रेड भरी नजरों के साथ बरोन सोचता है कि वो उस पूरी ब्लड लाइन को एनाइलेट कर देगा। इसके बाद वो प्लॉटिंग शुरू करता है और रियलाइज करता है कि चार्लोट बहुत बड़ा रिस्क है और उसकी मदर भी एक प्रॉब्लम है जिसे डील करना पड़ेगा, जिस पर वो इस कंक्लूजन पर पहुंचता है कि अब उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा है, फैमिली के उस यूजलेस फेलियर पर फोकस करना। फिर हम अरियोटो के साथ हुई उसकी पुरानी कॉन्वर्सेशन के फ्लैशबैक में जाते हैं, जहां बारोन एक मिलिशियस ग्रिन के साथ रिवील करता है कि वो अपना प्लान क्रश को हटाकर शुरू करेगा। वो बटलर को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है और कहता है कि उसकी सक्सेस का रास्ता हमारे प्रोटैगनिस्ट की वजह से ब्लॉक हो गया है। इसके बाद बेरोन पॉइजन की एक वायल ऑफर करता है और प्रॉमिस करता है कि अगर बटलर बस एक ड्रॉप क्रश को दे दे तो उसकी बेटी का ट्रीटमेंट और उसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दोनों सॉल्व हो जाएंगे। ये सुनकर बटलर डायलेमा में पड़ जाता है, क्योंकि उसने यंग मास्टर को अपने बेटे की तरह पाला था और वो सोचता है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। जिस पर उसकी हेजिटेशन देखते हुए बरोवन उसे सख्त आवाज में नाम लेकर बुलाता है और कॉर्नर में पुश करते हुए पूछता है कि क्या वो अपनी बेटी से ज्यादा किसी और के बेटे को चुनेगा। भागने का कोई रास्ता न देखकर बटलर हार मानते हुए सिर झुका लेता है और नो में जवाब देता है। और इसी के साथ बीट्रेयल सील हो जाता है जब पॉइजन हमारे प्रोटैगनिस्ट के खाने में मिला दिया जाता है। सीन फिर से पास्ट में लौटता है और हमारे प्रोटैगनिस्ट का हाथ कांपने लगता है। उसे याद आता है कि कैसे उसने अरियोटो को जमीन पर पड़ा देखा था, जिसके शरीर में नाइफ घुसी हुई थी। अपनी आखिरी स्ट्रेंथ के साथ बटलर यंग मास्टर क्रश से हर चीज के लिए माफी मांगता है। यह देखकर यंग मैन फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि बिट्रेयल के बावजूद वो बटलर को अपने फादर जैसा मानता था। और फिर आरियो का खून से सना हुआ हाथ लाइफलेस होकर जमीन पर गिर जाता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट बॉडी के पास बैठा रहता है और जो कुछ हुआ उसके लिए खुद को ब्लेम करता रहता है। रिवील होता है कि ओरिजिनल टाइम लाइन में आरियटो गिल्ट सहन नहीं कर पाया था और उसने पॉइजन स्टीव खाकर इस दुनिया को छोड़ दिया था। नई रियलिटी में वापस बटलर इग्नोरेंस दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे कॉन्फ्रंट करता है और कहता है कि वो जानता है कि उसकी बेटी की वजह से उसे हटाने वाला था।
यह सुनकर आदमी बोल नहीं पाता और यंग मैन उससे पूछता है कि क्या उसे सच में लगा था कि उसका प्लान हमेशा सीक्रेट रहेगा। इसके बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट रियलाइज करता है कि अगर वो और दबाव डालेगा तो बटलर फिर से कॉर्नर हो जाएगा, इसलिए वो टैक्टिक्स बदलने का फैसला करता है। वो पीछे हटता है और कहता है कि अगर वो शुरू से फेलियर नहीं होता तो एरिटो को ऐसा ऑर्डर कभी नहीं मिलता। यह सुनकर बटलर पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। उसे उम्मीद थी कि यंग मास्टर रोएगा या गुस्सा करेगा, लेकिन इतनी काम मैच्योरिटी देखकर वो हैरान रह जाता है। इसके बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट एक नए एटीट्यूड के साथ उसकी तरफ देखता है और उसे पनिश करने की जगह हाथ आगे बढ़ाकर अपने साथ चलने को कहता है। यह देखकर बटलर यंग मास्टर के इस बदलाव से शॉक्ड रह जाता है। फिर क्रैश एक बहुत ही अजीब ऑर्डर देता है और अरियोटो से वॉल काटने को कहता है, जिससे ओल्ड मैन और ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है। जिस पर हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे चैलेंज करता है कि वॉलहाइम के ड्यूकल हाउस से होने के नाते ये उसके लिए इजी होना चाहिए। अरियोटो मान लेता है कि ऐसा ही है। बिना टाइम वेस्ट किए बटलर पोजीशन लेता है, उसके शरीर से ऑरा निकलने लगती है और वो अपनी सोर्ड की हिल्ट को कश पकड़ता है। फिर वो वॉल पर एक प्रिसाइज कट करता है। कट इतना क्लीन होता है कि हमारा प्रोटैगनिस्ट इम्प्रेस्ड हो जाता है और रियलाइज करता है कि एक सीक्रेट पैसेज रिवील हो चुका है। अरियोटो ये देखकर शॉक्ड रह जाता है कि वहां सीक्रेट पैसेज है, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट बस उसे गुड जॉब के लिए कंग्रेचुलेट करता है। बटलर अपने यंग मास्टर को देखकर सोचता है कि वो पहले से बिल्कुल अलग इंसान लग रहा है। उसे यह भी लगता है कि जैसे लड़का पूरी रात जागकर जगह को लाइट करता रहा हो, क्योंकि उसकी प्रेजेंस फैमिली हेड जैसी फील दे रही है। इसके बाद वो चेन्स और पैडलॉक से बंद एक डोर के पास पहुंचते हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि यहाँ आखिर हुआ क्या था, लेकिन तुरंत उन थॉट्स को साइड में रख देता है और खुद से कहता है कि पुराने टाइम में नहीं उलझना है। उसे याद आता है कि फायर के बाद सब कुछ एशेस में बदल गया था, लेकिन इस बार वो ट्रेजेडी से पहले यहाँ पहुंच गया है। बटलर चेन्स काटने की ऑफर देता है, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे रोक देता है और कहता है कि इन्हें काटा नहीं जा सकता। डिटर्मिन्ड लुक के साथ वो डिक्लेयर करता है कि इस बार वो अपनी स्ट्रेंथ खुद टेस्ट करेगा और अपनी ब्लैक हुड एबिलिटी एक्टिवेट करता है। ब्लैक हुड के साथ वो पैडलॉक और चेन्स को आसानी से तोड़ देता है और बटलर यंग मास्टर की स्ट्रेंथ देखकर स्टन्ड रह जाता है। इसके बाद अरियोटो पूछता है कि क्या उसने किसी गॉड से कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिस पर हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसकी स्किल्स रस्टी नहीं हुई है। अंदर ही अंदर वो सोचता है कि इस पॉइंट पर उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था, लेकिन फिर बटलर को ट्रिक करने के लिए कहता है कि उसने एक इनसिग्निफिकेंट गॉड से पैक्ट किया है और अगर चाहे तो वो उसके फादर को बता सकता है। यह सुनकर बटलर यंग मास्टर की ऑडेसिटी से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि बस कल ही उसकी आंखों में लाइफलेस लुक था और ओवरनाइट गॉड से कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वो पूरी तरह बदल गया है। धीरे धीरे अरियोटो बिलीव करने लगता है कि अगर यह करंट यंग मास्टर क्रश है तो वो कुछ बड़ा अचीव कर सकता है, भले ही वो उसकी सिस्टर शार्लेट के लेवल पर न हो। डिटर्मिन्ड स्माइल के साथ बटलर कोई फैसला करता नजर आता है। वो हमारे प्रोटैगनिस्ट की तरफ मुड़कर उसे यंग मास्टर कहता है और स्वेयर करता है कि कम से कम जब तक लड़का अपना काम पूरा नहीं कर लेता वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। हमारा प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि यही रिग्रेशन का डाउनसाइड है, क्योंकि पास्ट से अलग एक्शंस लेने पर आर्यो में भी चेंज आ रहा है। हालांकि पिछली लाइफ में उसे बिट्रे करने वाला बटलर उसकी मेमोरीज में अब भी जिंदा है। इसके बाद वो सोचता है कि शायद आर्थर ने उसे रिग्रेशन एबिलिटी स्टील करने दी इन्हीं डिस्क्रिपेशंस की वजह से, और अगर वो बटलर की बेटी को क्योर कर दे तो उसकी लॉयल्टी मिल जाएगी। ये सोचकर वो डिसाइड करता है कि वो अपने पॉन्स की संख्या बढ़ाएगा और अरियोटो से कहता है कि वो जैसा चाहे वैसा करे, जबकि वो सोचता है कि बेटी के ट्रीटमेंट का सोल्यूशन बाद में निकालेगा। अभी प्रायोरिटी सीक्रेट लाइब्रेरी है। यह सोचकर वो डोर खोलता है और डोर खुलते ही अंदर से इंटेंस ग्लो बाहर आता है, जिसे देखकर वो शॉक्ड रह जाता है। अंदर से पावरफुल एनर्जी निकल रही होती है, जिसकी फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि उसकी सांसें थम सी जाती है। वर्ल्ड इरोजन से मिले काउंटलेस कर्सेस के बावजूद उसने कभी ऐसा चिल देने वाला फील नहीं किया था और उसे पूरा यकीन हो जाता है कि उसका सीक्रेट मैनुअल यहीं है। एक शेल्फ के चारों तरफ फायरी ऑरा होती है और वो समझ जाता है कि उसे वही मिल गया है जिसे वो ढूंढ रहा था। वो कुछ बुक्स देखता है जिनसे सिनिस्टर एनर्जी निकल रही होती है। ये एज्योर पाइन पवेलियन की सीक्रेट लाइब्रेरी होती है, जहां वॉलहाइम फैमिली के फेल्ड एंसेस्टर्स ने अपनी टेक्निक्स और मेमोरीज रिकॉर्ड की थी। ये डिवाइन स्किल्स नहीं थी, बल्कि ह्यूमन एफर्ट का रिजल्ट थी, और यही वो जगह थी जहां ग्रेटेस्ट हाइट्स तक पहुंचने के सीक्रेट मैनुअल्स रखे गए थे। शुरुआत में यह एक ऐसी जगह थी जहां कोई भी आ सकता था, लेकिन एक ही इंसान की वजह से यह सीक्रेट लाइब्रेरी बन गई। वह इंसान था वॉल हिज
प्रोटैगनिस्ट डीरिस हैम एक पावरफुल एंसेस्टर जिसका अपीयरेंस ही इंटिमिडेटिंग था। उसे वॉल्स के हिस्ट्री का सबसे बड़ा फेलियर कहा जाता था, लेकिन वर्ल्ड इरोजन से कंज्यूम्ड होने के बाद वही इंसान सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन गया था। यह सोचते हुए हमारा प्रोटैगनिस्ट उस एंसेस्टर द्वारा छोड़े गए सीक्रेट मैनुअल को लेने के लिए खुद को तैयार करता है, और जैसे ही वो किताब उठाता है वो एक ट्रायम्फेंट स्माइल देता है और कहता है कि ये मैनुअल अब उसका है। और इस एंसेस्टर का नाम डीरिस वॉलहम था। वो अपनी फैमिली की हिस्ट्री का सबसे बड़ा फेलियर भी था और सबसे पावरफुल फिगर भी। जब उसने अपनी पावर यूज की थी तब दुनिया के सबसे बड़े पावर हाउसेस ने उसे बैटल के लिए चैलेंज किया था, लेकिन डीरिस बिल्कुल इंटिमिडेट नहीं हुआ और उसने अपनी एनर्जी अनलीश कर दी, जिस पर अपनी ओवरवेलमिंग पावर के साथ उसने अपने सारे ओपोनेंट्स को डिफीट कर दिया और एंड में उसे कोई भी रोक नहीं पाया। उसने जो टेक्निक यूज की थी उसका नाम एक्सट्रीम ब्लड पॉइजन था। इस पावर को यूज करने के लिए उसने वर्ल्ड इरोजन को अब्सॉर्ब किया था और उसके पास एक सीक्रेट मैडनेस टेक्निक भी थी जिससे वो इस फोर्स को कंट्रोल करता था। क्योंकि पहले हाफ बुक जल चुकी थी, हमारा प्रोटैगनिस्ट कभी समझ ही नहीं पाया था कि डीरिस पागल क्यों हो गया, लेकिन अब वो वंडर करता है कि शायद वो इरोजन के रेज को कंट्रोल नहीं कर पाया था। फिर उसे याद आता है कि कैसे वो खुद वर्ल्ड इरोजन कर्स से हिट हुआ था और उसने ब्लैक हुड से उसे वीकन किया था और फिर एक दूसरी कर्स से उसे न्यूट्रलाइज कर दिया था। ये समझते ही वो रियलाइज करता है कि इसी प्रिंसिपल को यूज करके वो एक्सट्रीम ब्लड पॉइजन के रेज को भी कंट्रोल कर सकता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि अगर वो रेज को कंट्रोल करने वाली कर्स स्टील कर ले तो वो दूसरी कर्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज कर सकता है, और इस तरह दोनों कर्सेस अपोजिंग एनर्जीज के साथ आपस में क्लैश करती है और एक ब्लास्ट ऑफ लाइट पैदा होता है जो फोर्सेस के बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। ये समझते ही हमारा प्रोटैगनिस्ट रियलाइज करता है कि वो भी अपने एंसेस्टर डीरिस जितना स्ट्रॉन्ग बन सकता है। कॉन्फिडेंस से भरकर वो अरियादो को बुलाता है और अरियादो तुरंत अपने मास्टर को रिस्पॉन्ड करता है। इसके बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट अपना पहला ऑर्डर देता है और बटलर से कहता है कि आज से कोई भी अजूर पाइन मैंशन में एंटर न करे। बटलर सब कुछ परफेक्टली समझ जाता है और बिना हेजिटेशन अपने मास्टर का ऑर्डर फॉलो करने चला जाता है। जाते जाते एरियोटो सोचता है कि क्योंकि यंग मास्टर ने उसकी गलती ओवरलुक कर दी तो उसे ये डेट चुकाना ही होगा, और इसी के साथ वो डिसाइड करता है कि वो बरोवन के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देगा क्योंकि अब उसका एकमात्र असली मास्टर यही यंग मास्टर है। दूसरी तरफ बारोवन वॉल बटलर की रिफ्यूजल की खबर सुनते ही रेज में एक्सप्लोड हो जाता है और खुद से पूछता है कि वो उस गुड फॉर नथिंग के लिए ऐसा कैसे कर सकता है। वो शार्लेट की न्यूज आर्टिकल देखता है और सोचता है कि सेंचुरी का जीनियस और वो फेलियर दोनों ही उसे इक्वली इरिटेट करते हैं। बरोन लमेंट करता है कि अगर उस औरत का डर्टी ब्लड बीच में ना आया होता तो वो और उसकी सिस्टर लिलिश डायरेक्ट ब्लड लाइन को प्रोटेक्ट कर सकते थे। उसके पास खड़ी लड़की भी उसी कंटेम्प्ट को शेयर करती दिखती है और यह सिचुएशन उसे प्योर फ्रस्ट्रेशन में दांत पीसने पर मजबूर कर देती है। फिर वो किसी को जोर से बुलाता है और एक सर्वेंट तुरंत सामने आता है। बारोन उसे एज्योर पाइन मैंशन जाने का ऑर्डर देता है और यह पता लगाने को कहता है कि बटलर ने अपना माइंड क्यों चेंज किया। सर्वेंट बताता है कि वो मैंशन में एंटर ही नहीं कर पाए। ये सुनकर बारोन पूरी तरह डम्फाउंडेड रह जाता है। यंग मैन एक्सप्लेन करता है कि अरियोटो ने एंट्रेंस ब्लॉक कर दी है और वार्न किया है कि वो किसी को भी अंदर नहीं आने देगा, फैमिली हेड को भी नहीं। ये सुनकर बारोन फ्यूरियस हो जाता है और हमारे प्रोटैगनिस्ट को एरोगेंट फेलियर कहता है। उसी वक्त लाइब्रेरी में हमारा प्रोटैगनिस्ट मेडिटेट कर रहा होता है और अपनी एनर्जी कॉन्सेंट्रेट कर रहा होता है। वो एक डीप ब्रेथ लेता है और एक पर्पल ऑरा का पफ बाहर छोड़ता है। फिर क्लेंच्ड फिस्ट के साथ वो वंडर करता है कि क्या वो आखिरकार एक्सपर्ट के एंट्री लेवल तक पहुंच गया है। ऑरा के कई लेवल्स होते हैं, ऑरा यूजर से शुरू होकर एक्सपर्ट, मास्टर और आखिर में एम्परर तक। सेकंड स्टेज एक्सपर्ट होता है जिसमें सबसे ज्यादा ऑरा होता है और यही लाइन कॉमनर्स और जीनियसेस के बीच डिवाइड करती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि भले ही वो अभी सिर्फ कॉमनर रेल्म तक ही पहुंचा है, लेकिन उसकी सिस्टर शार्लोट वॉल जो उससे सिर्फ 2 साल बड़ी है वो पहले ही लगभग एरो मास्टर बन चुकी है, जबकि पिछली लाइफ में वो एक असामान्य मॉन्स्टर थी। डिस्ट्रक्शन के सामने शार्लेट पावरलेस थी, वो डिफीट हो गई थी और केओस के बीच अकेली छोड़ दी गई थी। उसके मुकाबले वो खुद अभी सिर्फ एक्सपर्ट के एंट्री लेवल पर है और सोचता है कि क्या वो स्पेस पर सच में दुनिया को प्रोटेक्ट कर पाएगा। वो सिर झुका लेता है आगे आने वाले डिफिकल्ट मिशन के बारे में सोचते हुए, लेकिन फिर वो खुद को संभालता है और डिटर्मिनेशन के साथ कहता है कि कोशिश किए बिना उसे पता नहीं चलेगा। फिर उसे याद आता है कि पिछली लाइफ में वो कर्स की वजह से ऑरा यूज भी नहीं कर पाता था, लेकिन अब सिचुएशन अलग है और भले ही वो शार्लेट से कंपेयर न कर पाए, वो एक फेलियर द्वारा छोड़े गए सीक्रेट मैनुअल से बहुत ग्रो कर सकता है। डिटर्मिन्ड स्माइल के साथ वो सोचता है कि वो काफी स्ट्रॉन्ग बन सकता है और फिलहाल उसके प्लान के लिए इतना काफी है। उसी वक्त अरियादो उसके पास आता
जाता है और एक्सपर्ट लेवल तक पहुंचने पर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट बस टावल उठाता है और कहता है कि इसमें ब्रैग करने जैसा कुछ नहीं है। पसीना पोंछते हुए वो पूछता है कि बटलर वहां क्यों खड़ा था। ओल्ड मैन झुककर बताता है कि यंग मास्टर की फियांसे बियांका हार्डन एज्योर पाइन मैंशन पहुंच चुकी है। यह सुनकर हमारा प्रोटैगनिस्ट सरप्राइज्ड रह जाता है। उसके दिमाग में बियांका की इमेज आती है व्हाइट डीमन की, जो फ्यूचर में वर्ल्ड इरोडर्स की पॉन बनकर सब कुछ एनाइलेट करने वाली थी और जिसने हेवेंस की टॉप 10 शक्तिशाली बीइंग्स में से एक को डिफीट किया था। लेकिन फिर वो खुद को काम करता है, ये याद करते हुए कि प्रेजेंट में वो सिर्फ हार्डन फैमिली की यंगेस्ट डॉटर है। गेट पर खड़ी छोटी सी लड़की को देखकर वो समझ जाता है कि यह सब बस एक पॉलिटिकल मैरिज है। इस तरह वॉलहाइम फैमिली एक फेलियर से छुटकारा पाती है और नॉर्थ पर रूल करने वाली हार्डन हार्ट्स को स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल फैमिली से कनेक्शन मिल जाता है। हमारा प्रोटोगनिस्ट रियलाइज करता है कि दोनों फैमिलीज उन्हें कन्वीनियंस के हिसाब से यूज कर रही है। असल में उसे बियांका से बात करनी ही थी और वो सरप्राइज्ड है कि वो खुद चलकर उसके पास आई है। और यहीं पर हमें बियांका हार्डन से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो नॉर्थ के रूलर्स की यंगेस्ट डॉटर है, जिसकी मदर उसके जन्म से पहले ही वर्ल्ड इरोजन से अफ्लिक्टेड थी। बर्थ के मोमेंट से ही मदर पर कर्स के इफेक्ट की वजह से छोटी बियांका स्नोडॉल नाम की प्लेग से अफ्लिक्टेड हो गई थी। यह कर्स इतना सिवियर था कि उसकी सोल तक पहुंच गया था और उसे ब्रेक करना इम्पॉसिबल हो गया था। बॉडी कंटामिनेटेड होने की वजह से वो किसी गॉड से कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर पाई थी। मदर की लाइफ के बदले पैदा हुई कर्स चाइल्ड होने की वजह से उसे अपनी ही फैमिली से एक्सट्रीम कोल्डनेस मिली थी। ये सब सोचते हुए हमारा प्रोटैगनिस्ट वंडर करता है कि क्या बियांका उससे नफरत करती थी। वो बस यही होप करता है कि ये फीलिंग उसकी प्लान में इंटरफियर न करे, क्योंकि स्नोडॉल कर्स ही एक्सट्रीम ब्लड पॉइजन के रेज को कंट्रोल करने की है। क्रैश नोटिस करता है कि उसका अपीयरेंस प्रेजेंटेबल नहीं है। अरियोटो तुरंत क्लीन क्लोथ्स लाने की ऑफर करता है और लड़का हल्की स्माइल के साथ बटलर को थैंक्स कह देता है। फिर वो ओल्ड मैन से विजिटर को अंदर लाने और वेट कराने को कहता है। इसके बाद हम 5 महीने पहले के पास्ट में लौटते हैं, जहां क्रश गुस्से में बियांका को धक्का देता है, उस पर चिल्लाते हुए कि बाहर निकल जाए और अक्यूज करता है कि वो सिर्फ वॉलहाइम फैमिली की पावर चाहती है। डाउनकास्ट लुक के साथ लड़की बिना एक शब्द बोले उसकी हाश बातें सह लेती है और फिर वो उसे रूम से बाहर निकाल देता है। छोटी लड़की सोचती है कि वो अपनी फ्री विल से वहां नहीं